748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर समेत इस शिप को 4 लोगों ने हाईजैक क्यों किया, उसके पीछे उनका मकसद क्या था और उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, फिर पकड़े जाने पर उसे कौन कौन सी सजा दी गई, आइए जानते हैं। ये क्रूज शिप के सफर का 5वां दिन था, जिसने इटली के शहर जेनोवा से अपना सफर शुरू किया था। ये लोग कायरो जा रहे थे। इनकी रवानगी के बाद शिप कैप्टन ने अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 97 पैसेंजर्स के साथ क्रूज शिप की डायरेक्शन 225 किलोमीटर वेस्ट में इजिप्ट के पोर्ट सईद की तरफ कर दी। यहाँ 14 घंटे के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट वापस से क्रूज शिप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। 14 घंटों के बाद कायरो जाने वाले टूरिस्ट रात को ठीक 10:30 बजे पोर्ट ऑफ सईद पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वो वापस से अपने साथियों को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वहां अकेली लौरा का कोई नामो निशान नहीं था। पहले उनको बताया गया कि सुइस कैनाल जाने वाली ट्रैफिक की वजह से क्रूज शिप को देर हुई है, लेकिन जब 3 घंटे इंतजार के बावजूद भी क्रूज शिप वहां नहीं पहुंची, तब उनको सब कुछ सच बता दिया गया। मालूम पड़ता है कि अकेली लौरा को हाईजैक कर लिया गया है। बचे हुए 97 पैसेंजर्स के बीच में 4 हाईजैकर्स भी थे। उन्होंने अपने वेपन शायद किसी फ्यूल टैंक में डालकर स्मगल किए थे, जिसकी वजह से उनके रूम में बहुत ज्यादा स्मेल थी। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से निकलने के फौरन बाद वो अपने रूम में बैठकर हेयर ड्राइव की मदद से अपने हथियारों को खुश्क कर रहे थे। तभी एक वेटर फ्रूट सर्वे करने के लिए उनके रूम में आ गई, जो कि गलती से खोला हुआ था। शायद उनको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के करीब शिप हाईजैक ही नहीं करनी थी, लेकिन अब भांडा फूट चुका था, तो वो फौरन शिप के डाइनिंग हॉल में गए और पैसेंजर्स को खौफ ज़दा करके उनको हॉस्टेस बनाना शुरू कर दिया। ये हाईजैकर्स कौन थे और आखिर इनका मकसद क्या था, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। एक हॉस्टेस ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि वो नॉर्वेजियन नेशनल है। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे ऑपरेटर ने एक SOS कॉल ब्रॉडकास्ट कर दी, जिसमें बताया गया कि अकेली लौरा शिप हाईजैक हो चुकी है। ये SOS कॉल स्वीडन में एक रेडियो स्टेशन को रिसीव हुई। इस SOS मैसेज के बारे में हाईजैकर को मालूम नहीं था और उन्होंने रेडियो रूम पे कब्जा करके शिप का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। एक हाईजैकर ने लाउडस्पीकर पे शिप कैप्टन को फ्रंट साइड आने को कहा। जब कैप्टन वहां पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मशीन गन के चंद फायर से हुआ। हाईजैकर्स ने जोर जोर से अरेबिक लैंग्वेज में कुछ कहा और फिर टूटी फूटी इंग्लिश में 500 किलोमीटर दूर सीरियन पोर्ट टारतुस चलने को कहा। यही वो पॉइंट था जब शिप कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि ये नॉर्वेजियन नेशनल नहीं हो सकते। उन्होंने शिप कैप्टन को यह भी कहा कि वो 450 क्रू मेंबर्स को कहे कि वो अपनी ड्यूटी नॉर्मली करते रहे, लेकिन किसी भी हॉस्टेज के आसपास नजर नहीं आए। बंदूक की नोक के नीचे कैप्टन के पास हाईजैकर्स के ऑर्डर मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अकेली लौरा इजिप्ट के पोर्ट सईद के बजाय अब सीरिया की तरफ रवाना हो चुकी थी। डरे सहमे हॉस्टेजेस और शिप के क्रू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 7 तारीख का सूरज डूबने वाला था और हाईजैकर्स ने तमाम हॉस्टेजेस को जमीन पर ही सोने को कहा। दूसरी तरफ स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिलने वाले SOS मैसेज ने पहले ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि ये उन्हीं की क्रूज थी, लेकिन यूएस ने पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उनको मालूम पड़ा कि क्रूज शिप में अमेरिकन नेशनल्स भी है, तो यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट भी हरकत में आ गई। ये उनकी नजर में एक टेररिस्ट अटैक था और यूएस की टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशंस की कोई पॉलिसी नहीं थी। पर मसला यह था कि इस हाईजैकिंग में अभी तक 3 अलग अलग कंट्रीज अफेक्ट हो चुकी थी। यूएस के पैसेंजर्स थे, इटली की शिप थी और हादसा इजिप्ट की टेरिटरी में हुआ था। तब बहस इस बात पर चल रही थी कि कौन सी कंट्री को एक्शन लेना चाहिए। यूएस का ख्याल था कि शिप इटली की है, तो इस वजह से पहले इटली को एक्शन लेना चाहिए। पर इटालियन गवर्नमेंट इस हाईजैकिंग को ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि नेगोशिएशंस के जरिए हल करना चाहती थी, क्योंकि इटली कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेडिटेरेनियन कंट्रीज में उसका नाम खराब हो। पर यूएस इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था।
लिहाजा यूएस ने मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे तमाम कंट्रीज को मना कर दिया कि कोई भी अकेली लॉरो को अपने डॉक पे आने की इजाजत न दे। अगली सुबह यानी 8 अक्टूबर को अकेली लॉरो सीरिया के करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पर आने की परमिशन मांगी, लेकिन यूएस पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, इसलिए अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने हॉस्टेजेस को उनकी नेशनलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन और जूस को ढूंढ रहे थे। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर्स अलग किए, जिनमें एक ओल्ड एज कपल भी था। मैरिलियन कलिंगहोफर और व्हील चेयर पर बैठे 69 इयर्स के उनके हस्बैंड लियोन कलिंगहोफर। हाईजैकर्स ने इन 20 लोगों को ऊपर के डेक पर शिफ्ट होने को कहा, लेकिन लियोन कलिंगहोफर अपनी कंडीशन की वजह से ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी बीवी ने उनको अकेले छोड़ने पर शोर मचाया, लेकिन हाईजैकर्स ने बंदूक के जोर पर उनको चुप करवा दिया। लियोन कलिंगहोफर इस बात पर काफी नाराज थे और लगातार हाईजैकर्स को बुरा भला कह रहे थे। काफी वक्त तक जब अकेली लॉरो को सीरिया में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिली, तब हाईजैकर्स ने आखिरकार अपनी डिमांड रेडियो के जरिए सीरियन अथॉरिटीज के सामने रख दी। 4 में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पर बताया कि उनका ताल्लुक PLF यानी पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट से, और वो चाहते हैं कि इजराइल उनके 50 साथियों को रिहा कर दे। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थी। खुद को नॉर्वेजियन बताने वाले असल में फलस्तीनी थे। इस हाईजैकर का नाम यूसुफ मजीद मौलकी था और उसने आखिर में कहा कि अगर 3 बजे तक उनकी डिमांड पूरी ना की गई तो शिप में मौजूद जूस को एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसमें 3 और किरदार भी डायरेक्टली अफेक्ट हो गए, सीरिया, इजराइल और पैलेस्टीन। हाईजैकर्स की तरफ से दी गई डेडलाइन करीब आने लगी, लेकिन ना ही उनकी डिमांड पूरी हुई और ना ही कोई नेगोशिएशन टीम शिप तक पहुंच पाई। 3 बजे उन्होंने टार्टस पोर्ट को एक मैसेज भेजा, जिसमें उनका कहना था कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को मार चुके हैं और अब दूसरे की बारी है। पर टार्टस ऑफिसर्स ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो यहाँ से चले जाए। हाईजैकर्स को जब लगा कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो उन्होंने कैप्टन को साइप्रस जाने को कहा। इस दौरान यूएस इंटेलिजेंस नेटवर्क में यह अफवाह फैल चुकी थी कि एक अमेरिकन पैसेंजर को मार दिया गया है, पर दूसरी तरफ इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। अब इटली ने फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासिर अराफात से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जो कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी थे, और उनसे पूछा कि क्या इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यासिर अराफात ने न सिर्फ इस हाईजैकिंग डिसऑन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम में अब्बू अब्बास भी थे, जो कि PLF के लीडर थे। अबू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाए और तमाम पैसेंजर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। मॉल की जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अब्बू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट के पोर्ट सईद जाने को कहा। इजिप्ट पहुंचने पर अब्बू अब्बास ने कैप्टन से भी माफी मांगी और हाईजैकर्स के साथ अकेले में कुछ बातचीत भी की। असल में इटली और इजिप्ट इस मामले को बगैर हाथ मैले किए खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये मामला पैलेस्टीन और इजराइल का था और कौन चाहेगा कि दूसरे की लड़ाई में अपने घर को गंदा करे। पर यूएस चाहता था कि ये टेररिस्ट है और इनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं की जाए। यूएस के प्रोटेस्ट के बावजूद नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी। इटली और इजिप्ट चाहते थे कि हाईजैकर्स को PLF के हवाले कर दिया जाए और वो फिर खुद ही इनको शिप हाईजैक करने के जुर्म में सजा देंगे। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कैप्टन ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज करके सबको यकीन दिलाया कि शिप पर मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू बिल्कुल सेफ है। इस मैसेज के बाद इटली और इजिप्ट ने हाईजैकर्स को सेफ पैसेज देने का फैसला किया। एक टगबॉट अकेली लॉरो तक लाई गई, जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेन लैंड में आकर गायब हो गए। सबको लग रहा था कि नेगोशिएशन कामयाब हो गई है और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड वापस ले ली है। पर असल में हाईजैकर्स ने कैप्टन डिरोजा से बंदूक के जोर पे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया था। जी हाँ, जब सीरियन ऑफिशियल शिप को परमिशन नहीं दे रहे थे, तभी उन्होंने असल में ही एक पैसेंजर को मार दिया था और वो पैसेंजर था व्हील चेयर पर बैठा लियोन कलिंगहोफर।
हाईजैकर्स ने कलिंगहोफर की लाश को समंदर में ही फेंक दिया था। कई घंटों के बाद मिलने वाली इस खबर ने एक तहलका सा मचा दिया। हाईजैकर्स जिनको आजाद छोड़ दिया गया था, वो असल में एक बहुत बड़ा जुल्म करके इजिप्ट की सरजमीन पर गायब हो चुके थे। अब सारी बंदूकों का रुख इजिप्ट की तरफ हो गया। इटली ने इजिप्ट को कहा कि हाईजैकर्स उनके हवाले किए जाए, लेकिन इजिप्ट इस मामले से दूर भाग रहा था। इंजेक्शन प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक ने कहा कि हाईजैकर्स इजिप्ट छोड़ गए और उनको मालूम नहीं है कि अब वो कहां हैं। लेकिन असल में यूएस इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इजिप्ट उनको एक प्लेन में बिठाकर तुनिसिया भेज रहा है, जहां वो उनको अपनी हिरासत में ले लेंगे। 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे इजिप्ट की अलमाजा एयरबेस से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट रवाना होने वाला था, जिसमें चारों हाईजैकर्स को तुनिसिया के लिए रवाना किया जा रहा था। पर ना ही हाईजैकर्स को, ना ही इटली और ना ही इजिप्ट को मालूम था कि यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इस जहाज को हवा में ही इंटरसेप्ट करने वाला है। 4 F-14 फाइटर्स, 2 एयर टैंकर्स और 2 E-2C रेडार प्लेन्स ने मेडिटेरियन के ऊपर ही पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही हाईजैकर्स के प्लेन ने टेक ऑफ किया, यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अलर्ट हो गए और उसका पीछा शुरू कर दिया। 1.5 घंटे हवा में रहने के बाद F-14 एयरक्राफ्ट ने जहाज को घेर लिया और पायलट को कहा कि वो इटली में नेटो की एयरबेस सिगुनिल्ला में लैंड करे। पायलट ने इजिप्शियन एयरबेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन E-2C रडार प्लेन्स ने पहले ही इसके रेडियो सिग्नल जैम कर रखे थे, लिहाजा पायलट का इजिप्शियन बेस से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। पायलट के पास और कोई चारा नहीं था और उसने सिसिली की तरफ जहाज मोड़ दिया। इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इटली को खुद इस ऑपरेशन के बारे में तब मालूम पड़ा जब जहाज सिगुनेला एयरबेस पे लैंड करने वाला था। अब क्योंकि यह जहाज इटली में लैंड हुआ था, शिप भी इटली की हाईजैक हुई थी और मर्डर भी इटालियन शिप पे ही हुआ था। इसी वजह से पहला हक इटली का था कि वो इनकी कस्टडी ले, लेकिन यूएस चाहता था कि इनकी कस्टडी वो लेंगे। लैंड होने वाले जहाज को 80 यूएस कमांडोज ने घेर लिया और 80 कमांडोज को 300 इटालियन कमांडोज ने कई घंटों तक इटालियन और यूएस डिप्लोमेसी की मीटिंग जारी रही। और फिर आखिरकार सुबह को वॉशिंगटन से एक कॉल आई और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को पीछे हटने का हुक्म दिया। इटली और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट इस शर्त पर हुआ था कि इटली इन हाईजैकर्स को सजा दिलवाएगा। इटालियन ने जहाज में उन 4 हाईजैकर समेत एक और अहम शख्सियत को भी पाया और वो था पीएलएफ का लीडर अब्बू अब्बास। हाईजैकिंग के साथ कनेक्शन में सबूतों की कमी की वजह से इटली ने अब्बू अब्बास को छोड़ दिया, जबकि चारों हाईजैकर्स पर केस चलाकर उनको सजा दी गई। जिसे हाईजैकर्स ने कलिंग का कत्ल किया था उसको 30 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी तीनों हाईजैकर्स को 15 से 25 साल की सजा दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि ये शिप को हाईजैक करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस क्रूज शिप को इस्तेमाल करके इजराइल के पोर्ट अशोड पे अटैक करना चाहते थे। और ये कदम हाल ही में इजराइल की बॉन्डिंग की वजह से लिया गया था। लियोन कलिंगहोफर की बॉडी 5 दिनों के बाद 13 अक्टूबर को सीरिया के कोर्स से बरामद हुई है, जिसको ऑटोप्सी के बाद होम कंट्री भेज दिया।